नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मुझसे एक कॉमन सा सवाल यह था कि सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट जितने भी जुडिशरी के एग्ज़ाम्स हैं या एपीओ, एडीपीओ, जेएलओ, इवन डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल का भी जो एग्ज़ाम है, उस लिहाज से भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वह हमारे एग्ज़ाम का अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किन एरियाज़ पे ज़्यादा फ़ोकस्ड होकर हमें तैयारी करना चाहिए, इस पर आप एक सेशन लीजिए। तो चलिए, आप सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए आज एक सेशन हम लोग पूरा एक डेडिकेटेड सेशन इसी टॉपिक पर कवर करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके किस पार्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस्ड होकर हमें तैयारी करनी है। सबसे ज़्यादा फोकस्ड आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाईली फोकस्ड एरिया, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट उन एरियाज़ में मैं सब कुछ बताऊंगा कि वह कौन से टॉपिक हैं जो आपके प्रीलिम्स, मेंस, इवन इंटरव्यू से भी उसमें आपके सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मास्टर ब्लूप्रिंट, एक स्ट्रेटेजी, एक रोड मैप जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को लेकर होना चाहिए, उसे आज हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। अपकमिंग आपके एग्जाम्स की बात करूं तो अभी आपका जो एग्जाम है वह है आपका बिहार जुडिशियल सर्विस, देन बिहार एपीओ। अच्छी खासी आपकी वैकेंसी है, पूरा ताकत लगा दीजिए। कहते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। और आज का सेशन भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। और अगर देखिए, मैं एपीओ की बात करूँ ना, क्या मज़ेदार बात है यह मैं आपको बताता हूँ। आप मेरा सिलेबस का भी इसका लेक्चर देख लीजिए आप जाकर, है ना, अपलोड मैंने कर दिया है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर, जाके देखिएगा। एपीओ के सिलेबस के वीडियो सेशन को आप अटेंड जब कीजिएगा तो वहाँ पर आप देखिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके लॉ का पार्ट हो गया और इंडियन पॉलिटी आपके जीके जीएस का पार्ट हो गया। तो मज़ेदार बात क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपके दोनों एरिया कवर हो रहे हैं। अब आपका ये सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडियन पॉलिटी है, आप अटेंड कीजिए तो मेरा सेशन एमसीक्यू का, वहाँ पर मैंने आपके लिए जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ जो पॉलिटी का पार्ट है उसको भी मैंने कवर कर रखा है। मैं कहता हूं तैयारी का सबसे बेहतर और शानदार तरीका वही है कि जो आपका एरिया है उसको आप बार बार नॉक कीजिए, दरवाजा कभी ना कभी तो खुलेगा ही खुलेगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मैं हर बार कहता हूं सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन बहुत कुछ पढ़ना है। बहुत कुछ क्या, जो आपका एरिया है उसको आप बाइफरकेट करके, अलग करके, हाईली फोकस्ड होके उसमें से जो आपके काम का है उसमें आपको सारी चीज़ों को इन डेप्थ कवर करना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल बताऊं मैं एक। देखिए, मेंटोर आपके लिए क्या करते हैं। मैं सिर्फ आपके लिए आपका सिर्फ टीचर ही नहीं, आपका मैं मेंटोर भी हूं। अब बताता हूं मैं आपको मेंटोरशिप आपके लिए क्या करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड बता देता हूं, सिटीजनशिप से सवाल नहीं पूछा जाता है, ठीक है। बिहार के ना एपीओ में आता है ना जुडिशरी में आता है। चलिए, अब डिकोड करते हैं सिलेबस का। डिकोडिंग द सिलेबस इनटू 4 स्ट्रक्चर पिलर्स। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मास्टरी, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3, पिलर 4। पहले एरिया में आ जाते हैं हम लोग प्रीएम्बल। प्रीएम्बल से आपसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है, एकदम पूछा जाएगा। किस अमेंडमेंट के बाद कौन सा वर्ड इसमें जुड़ा, है ना, सारी चीज़ें। उसके बाद फिर फंडामेंटल राइट्स हर हाल में आएगा इससे। अब आप जाइए, प्रीएम्बल पर भी मैंने आपके लिए सेशन ले रखा है,
फंडामेंटल राइट पे अलग से सेशन है आपका, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, एमसीक्यू भरा पड़ा हुआ है, जाके देखिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे कैसे भूलिएगा, सबके सोर्स आपसे पूछे जाएंगे, है ना। ये जो सारे प्रोविजंस है कहाँ से लिए गए हैं, सारे सबके सोर्स पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद ये तो फिलॉसफी का पार्ट हो गया। मशीनरी, मशीनरी पार्ट क्या है आपका, मशीनरी में आपका प्रेसिडेंट है और गवर्नर है, हाईली इंपॉर्टेंट पार्ट, पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। बाउंस हो जाइएगा, बाउंस नहीं, बाउंस बैक होना है, आगे की तरफ बढ़ना है। कैसे बढ़िएगा, जब इन एरियाज पे आप फोकस्ड होकर तैयारी कीजिएगा। उसके बाद आपका यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसका भी इन डेप्थ हम लोग एनालिसिस करेंगे, कौन कौन से एरियाज पे आपको कवर करना है। ये हो गया। उसका चेक्स एंड बैलेंस क्या काम करता है, जुडिशरी, है ना। अगर आपका फंडामेंटल राइट है, उसका इन्फ्रिजमेंट हो रहा है, उसके प्रोटेक्शन के लिए आपके पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 में आप सीधे चले जाएगा, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में। एक सवाल यह भी बनता है कि आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 में किसका स्कोप ब्रॉड है। यह सवाल आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, ऐसे वर्कआउट कीजिए। तो हायरार्की ऑफ इंडियन जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जितनी हैं, इससे आपका सवाल बनेगा, बनेगा ही बनेगा। इमरजेंसी प्रोविजन, डायनेमिक एलिमेंट्स, जो आपका पार्ट 4 है, पिलर 4 है, इसमें इमरजेंसी प्रोविजन पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इमरजेंसी प्रोविजन में आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं, वो कौन से फंडामेंटल राइट है जो सस्पेंड नहीं होते हैं, आर्टिकल 20 और 21, ठीक है, वो सस्पेंड नहीं होते हैं आपके। फिर 42वां संशोधन और 44वां संशोधन अमेंडमेंट पूछा जाएगा, 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछा जाएगा, हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्या जानते हैं, 42nd अमेंडमेंट ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कहा जाता है सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इतना ना ज्यादा अमेंडमेंट हुआ था कि कहा गया था कि एक छोटा सा संविधान बन जाएगा, इतना अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से। उसके बाद बताता हूं और कौन से एरियाज हैं आपके। आगे एनाटॉमी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सोल, इसको देखिए। अब इन डेप्थ मैंने कहा था ना, अब पकड़िए एरिया को, जो मेन एरिया है उसको पकड़िए। फंडामेंटल राइट पार्ट 3, उसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 सब कुछ देख लीजिए, स्टेट का डेफिनेशन वगैरह, जुडिशियल रिव्यू सब पकड़ लीजिए यहाँ पर। सारा कोर, जो कोर एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पेसिफिकली क्या है, आर्टिकल 14 इक्वलिटी, आर्टिकल 19 फ्रीडम, उसको आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, ये सारे एरियाज आपके अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पार्ट 4 आपका आ जाता है आर्टिकल 36 से 51, फोकस्ड ऑन सोशल जस्टिस, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44, सवाल इससे आता ही आता है सर, मैं अभी भी बता रहा हूं। वीडियो को पॉज कर करके एक एक चीजों को ध्यान से देखिएगा, इस चीज का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन लेक्चर को अटेंड करने से ये फायदा होगा कि चीजों को मैं बाइफरकेट करके आपको समझाऊंगा एक मेंटोरशिप के साथ। और ये सेशन भी आपका मेंटोरशिप सेशन है, मैं आपको बार बार कहता हूं, सिर्फ मैं आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं आपका टीचर नहीं, आपका मेंटोर भी हूं। फिर क्या, फोकस ऑन सोशल जस्टिस, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर ली हमने, आर्टिकल 44। फिर वेलफेयर स्टेट की बात करता है कौन, तो आपका डीपीएसपी पे बात होता है। देन आफ्टर आपका रिट्स हो गया, रिट्स के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो मैंने आपको बताया था, फंडामेंटल राइट का अगर आपका वायलेशन होता है आप जाइए। उसके बाद फिर थॉरो नॉलेज ऑफ हैबियस कर्पस, जितने आपके रिट हैं, हैबियस कर्पस, मैडमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरेरी एंड चो वारंटो, ये आपके रिट्स हो गए, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। उसके बाद इधर आइए, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसको लेकर आपसे सवाल पूछा जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, रिट जुडिक्शन पावर्स, जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 124 से 147, 214 से लेकर 231। देन आफ्टर इमरजेंसी प्रोविजन, आर्टिकल 352 से लेकर 360। फिर नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी इंक्लूडिंग देयर इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट, जो मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट, अगर इमरजेंसी लगता है तो उस वक्त क्या होगा, नेशनल इमरजेंसी जब आपका लगेगा तो आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट जो सस्पेंड नहीं होंगे, तो वो है आपका आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है। आर्टिकल 20 का प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन है, आर्टिकल 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन है, ठीक है। और आर्टिकल 21 है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। तो ये आपका 2 आर्टिकल है जो सस्पेंड नहीं होता है इवन इन इमरजेंसी सिचुएशन। चलिए, इमरजेंसी की सिचुएशन में भी नहीं होता आपका। देन आफ्टर आपका बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स
आर्टिकल 368, देन आफ्टर आपका की अमेंडमेंट्स एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती केस, कैसे भूल सकते हैं, बिल्कुल नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, ठीक है। उसके बाद यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, देन आफ्टर प्रोसीजर्स, लॉ मेकिंग पावर्स एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स, आर्टिकल 123 और 213। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस इतने एरिया को कवर कीजिएगा, आपका चुटकी में निकलेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A, उसके बाद आर्टिकल 51A, देन आफ्टर स्पेसिफिकली 51A का जो सब क्लॉज है वो है आपका के, देन आफ्टर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, पार्डनिंग पावर्स, आर्टिकल 72 और 161। इससे पूछा जाता है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है, मेंस में भी आता है। डिस्क्रिशनरी पावर्स एंड रिलेशनशिप विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पार्ट्स 9 एंड 9A, फोकस ऑन पंचायत, आर्टिकल 243 एंड म्यूनिसिपैलिटीज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए, तभी आपका बेड़ा पार होने वाला है। उसके बाद प्रियम्बल, द इंटेंट एंड विजन, इस चीज़ को आपको कवर करना है। फंडामेंटल राइट्स आपका इन्फोर्सिबल सेफगार्ड्स होता है, और यह क्या है, जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो यह जस्टिसिएबल है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल कितना, आर्टिकल 32 में जाइएगा, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में जाइएगा। डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये नॉन जस्टिसेबल है। इसके लिए आप अगर इसमें जो सारी चीज़ें बातें कही गई हैं वो अगर आपको नहीं प्रोवाइड कराया जाता है तो उसके वायलेशन के लिए आप ऐसा नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये सिर्फ एक मियर गाइडलाइन है, एक डायरेक्टिव है, किस चीज़ के लिए, गवर्नेंस के पॉलिसी के लिए, ठीक है। देन आफ्टर देखिए, दीज थ्री कंपोनेंट्स कैन नॉट बी स्टडीड इन आइसोलेशन, बिल्कुल आइसोलेट करके आप इसे नहीं पढ़ सकते। इसे मर्ज जब तक नहीं कीजिएगा तब तक चीजें आपको समझ में नहीं आने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद अगर एग्जाम क्वेश्चंस कहें तो इसमें जितना भी होता है आपका इंडिविजुअल राइट, जो फंडामेंटल राइट है, सोसाइटल गोल्स, आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये क्या है, गाइडेड फैक्टर है, यह गाइड करता है, ठीक है ना। क्यों गाइड करता है, तो फंडामेंट जो फाउंडेशन विजन है हमारे प्रियम्बल का, ठीक है, उसको धरातल पर लाना, ग्राउंड लेवल पर लाना, रियलिटी में लाना, यह काम करता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद केस लॉ ऑर्बिट गवर्न्स कोर आर्टिकल्स, उसमें क्या है आपका, तो इसमें मेन चीज जो आपको कवर करना है वो आपका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है। इसमें आप लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आपके जितने भी आपके प्रियम्बल के पार्ट हो गए, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिर लैंडमार्क जो केसेस हैं उसको पढ़िए। आपका कोर कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट है जिसमें कि आपका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आता है, इस तरीके से पढ़िएगा। और इसके राउंड अराउंड जितने भी आपके जजमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उसको आप कवर कीजिए यहाँ पर, ठीक है। देन आफ्टर बात करें तो एग्जीक्यूटिव पैरेलल, यूनियन वर्सेज स्टेट की बात करें हम लोग, ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट और फंक्शंस ऑफ द गवर्नर, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो हेड ऑफ द रिपब्लिक हो जाएगा, कमांड्स आर्म फोर्सेस, अपॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट जजेस, ग्रांट्स पार्डन्स इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद ओवरलैपिंग पावर्स, तो होल्ड एग्जीक्यूटिव पावर, फिर ग्रांट पार्डन्स एंड रिप्राइव्स, उसका प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। फंक्शन ऑफ गवर्नर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं आपको पता है, गवर्नर। एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन आफ्टर स्पेसिफिक डिस्क्रिशनरी पावर्स, फिर ग्रांट्स पार्डन्स, कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंसेस। इस तरीके से जब आप चार्ट बना के चीज़ों को पढ़िएगा, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सटीक जा रहा है यहाँ पर आपका एरिया, देख रहे हैं ना। इन एरियाज को आपको फोकस्ड होकर पढ़ना पड़ेगा, इनसे सवाल आपके बनते ही बनते हैं। अरे कहीं नहीं मेंस से पूछ लिया जाएगा, प्रीलिम्स में आ जाएगा, आपके इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा। एटलीस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहने वाला है। इंडियन पॉलिटी का बहुत सारा हिस्सा इसमें आपका कवर होता है। देन आफ्टर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर ऑफ द लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर में क्या आपका पार्लियामेंट है, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को और क्या कहते हैं बताइए, तो लोकसभा आपका लोअर हाउस होता है, राज्यसभा आपका अपर हाउस होता है। स्ट्रिक्टली बाई कैमरल, अब बाई कैमरल का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारे पास क्या है, तो हमारे पास लोकसभा भी है और राज्यसभा भी, क्या है, लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा भी है ना। तो दो हाउसेज है हमारे पास, तो ये दो टू हाउस है हमारे पास, टू हाउस थ्योरी है, क्या है, टू हाउस है
है ना, 2 हाउसेस। पहला है लोकसभा, जिसको हम हाउस ऑफ द पीपुल कहते हैं, जो बाई कैमरल कहा जा रहा है, उसका मतलब ये और ये हुआ, ठीक है। बाई कैमरल का मतलब पहला हो गया यह लोकसभा हो गया आपका, ठीक है, यह लोकसभा, और यह हो गया आपका राज्यसभा है। इसी का बाई कैमरल का मतलब यही होता है, रिप्रेजेंट्स द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। देन आफ्टर आपका स्टेट लेजिस्लेचर आता है। क्या आता है? स्टेट लेजिस्लेचर आता है, जिसमें कि आपका क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसे हम विधानसभा कहते हैं। यहाँ भी बाई कैमरल है, लेकिन स्टेट में आपका बाई कैमरल भी होता है और साथ में यूनी कैमरल भी होता है। बाई कैमरल का मतलब क्या हो गया? बोथ, आपका विधानसभा भी हो गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो गया। ये मैंडेटरी है, किसी भी राज्य में विधानसभा तो होना ही होना है, मैंडेटरी है, लेकिन विधान परिषद ऑप्शनल है। तो बाई कैमरल की बात करें, यानी 2 हाउस की बात करें, 2 सदन की बात करें स्टेट के अंदर, सेंटर में क्या है? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, जो बाई कैमरल सिस्टम है, वहां तो मैंडेटरी है, वहां ऑप्शनल नहीं है। लेकिन यहां स्टेट के मामले में ऑप्शनल है। जहां पर बाई कैमरल रहेगा, बाई कैमरल का मतलब 2 सदन, पहला सदन हो गया आपका, पहला हाउस हो गया आपका विधानसभा, और दूसरा हो गया विधान परिषद, जो कि आपका ऑप्शनल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? ये मैंडेटरी है आपका, यह तो रहना ही रहना है। और जहाँ जहाँ बाई कैमरल है, जहाँ यूनी कैमरल है, वहां पर सीधे ये रहेगा अकेला। जहाँ यूनी कैमरल स्ट्रक्चर है, वहां क्या होगा? सिर्फ विधानसभा रहेगा, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और इसे विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एपिलाट फ्लो देख लीजिए आप, इसमें क्या है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते थे, सुपरवाइजरी जुडिक्शन, ये चीज को पूरा स्ट्रक्चर तरीके से पढ़े। देखिए पिरामिड पूरा एक बना रखा है मैंने इस तरीके से, ये पूरा पिरामिड आपका बना हुआ है। इस पिरामिड में सबसे पहले आपका आ जाता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, ठीक है, जिसमें क्या आता है? फर्स्ट इंस्टेंस फॉर सिविल एंड क्रिमिनल ट्रायल्स, बैकबोन ऑफ द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। बिल्कुल कोर लेवल पे अगर जस्टिस डिलीवरी की बात करें, तो आपका सबसे बड़ा की रोल अगर कहीं होता है किसी का, तो वह है आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, जो जिला अदालतें हैं हमारी। सबसे की रोल, जो जुडिशियल फंक्शन है हमारे देश का, सबसे की रोल इन्हीं का होता है, सबसे की रोल यही प्ले करते हैं। न्याय का मंदिर, टेम्पल ऑफ जस्टिस। उसके बाद अपील में आप जाते हैं, हाई कोर्ट जाइए, ठीक है, आप हाई कोर्ट गए, यहाँ पर 3 स्टेज बना हुआ है, ये देखिए पूरा 3 स्टेज बना हुआ है ना, उस तरीके से देखिए, डायग्राम से चीज़ों को पढ़िएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद क्या है? हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन स्टेट क्या होता है? तो आपका हाई कोर्ट होता है। क्या है? हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी स्टेट है, इसमें रिट जुडिक्शन है, सुपरवाइजरी पावर है, एंड ओवर लोअर कोर्ट्स इनका सुपरवाइजरी पावर है। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में भी हाई कोर्ट काम करता है यहाँ पर, जो भी ट्रांसफर ऑर्डर्स वगैरह जितने भी होते हैं, सारी चीज़ें, है ना, ये सब कुछ किस इनका काम होता है, प्रमोशन एंड ऑल, ये सब कुछ हाई कोर्ट के अंदर है यहाँ पर सारी चीज़ें। उसके बाद फिर क्या है? देन आफ्टर आपका सुप्रीम कोर्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, क्या है यहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट आपका आ गया। सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, ऑर्डिनरी जुडिक्शन ऑन फेडरल डिस्प्यूट्स, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, रिट जुडिक्शन। जो आपका अगर वायलेशन हो तो जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू के लिए आर्टिकल 13 में चले जाइए आप, है ना, जुडिशियल रिव्यू में होता है ना। उसके बाद आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक सवाल आपके लिए छोड़ता हूं, आप ये बताइएगा कि हु इज नोन एज गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया, थोड़ा वर्कआउट कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एज डेमोक्रेटिक सेफगार्ड्स, एग्जैक्टली, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड डेमोक्रेटिक फंक्शन। उसमें सबसे पहले देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी, फिर स्टेट मशीनरी, वहाँ पर क्या है? वॉच डॉग साइट लाइन्स, इलेक्शन कमीशन है। उसके बाद कैग की बात करें तो यहाँ पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, फाइनेंशियल ओवरसाइट, इससे भी आपका सवाल बनता है, एकदम बनता है। इलेक्शन कमीशन से पूछा ही जाएगा, पूछा जाएगा। यूपीएससी पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। उसका इलेक्शन कमीशन आता ही आता है। कैग कोई कहने वाली बात ही नहीं है, सारे क्वेश्चन से रिपीट होते हैं। इमरजेंसी एक्टिवेशन सब्सिक्वेंस ट्रिगर कब होता है? स्टेप 1, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन और कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर इन अ स्टेट, ठीक है। फिर एग्जीक्यूटिव एक्शन, फॉर्मल प्रोक्लामेशन बाय द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन रिटन कैबिनेट रिकमेंडेशन, देन लेजिस्लेटिव अप्रूवल, मैंडेटरी रेटिफिकेशन बाय बोथ हाउस पार्लियामेंट विद इन अ स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम। तो ये आपका जो है आपातकाल की जो स्थिति होती है, आपातकाल यानी इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी का जो प्रावधान है, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
है ना, फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं या नहीं होते हैं, सारी चीज़ें आपसे पूछा जाएगा, कौन सा नहीं होता है फंडामेंटल राइट। उसके बाद आपका आइडियोलॉजिकल स्विंग, 42nd एंड 44th अमेंडमेंट एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इस बात को याद रखिएगा, है ना। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मैसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये सारी चीज़ें होती, कर्टेल जुडिशियल रिव्यू, एलिवेटेड डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट, एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज, यह सारे कुछ इसके की पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखिए, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देन आफ्टर बात करो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसमें डेमोक्रेटिक रिस्टोरेशन है, इसमें रिस्टोर जुडिशियल रिव्यू, रिमूव राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी क्या था आपका, पहले फंडामेंटल राइट था, ओरिजिनली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन अब क्या है, सिर्फ हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है, ठीक है। उसमें से जो 7 फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा के अब इसको लीगल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 300 के तहत। कहाँ पर बनाया गया है, तो आपका ये बन गया है आर्टिकल 300A में इसको डाल दिया गया है। आर्टिकल 300A में अब ये लीगल राइट है। अब कहिएगा कि सर लीगल राइट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है, तब ये फंडामेंटल राइट क्यों नहीं है? देखिए, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में अंतर क्या होता है पहले बताता हूँ। सबसे पहले तो ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से आपको हटा दिया गया है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, लीगल राइट है तो लीगल राइट है तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए आप सिविल कोर्ट जाते हैं ना, टाइटल सूट फाइल करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, तो वह सारी चीज़ें हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़िए, आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स है, डिक्लेरेशन है, उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद। उसके बाद देखिए इमरजेंसी प्रोविजन, पहला ट्रिगर ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या है आपका, इमीडिएटली इम्पैक्ट्स एंड सस्पेंड स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन हो गया। देन आफ्टर आपका सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो गया। देन आफ्टर लीगलिटी ऑफ दिस सस्पेंशन इज चैलेंज ट्रिगरिंग द रिजुडिक्शन ऑफ सुप्रीम ऑफ जुडिशरी। तो ये सारी चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके पढ़िएगा ना, देख रहे हैं पूरा चार्ट मैंने यहाँ से पूरा बना के रखा हुआ ऐसे करके। ये सिर्फ आपके एक जनरल इंसाइट के लिए मैंने बनाया हुआ है, ताकि आप जितना आपका सिलेबस है ना, जो आपके काम का है, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। जितना आप रिवाइज कीजिएगा ना, सिलेक्शन का और कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है, रिवीजन, है ना। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा, क्योंकि देखिए माइंड गेम है, कहीं भी किसी भी कंपटीशन में जाते हैं, इवन अगर आपका स्पोर्ट्स भी है, वो कंपटीशन है, तो वहाँ माइंड गेम सबसे ज़्यादा काम करता है। तो यह भी आपका कंपटीशन है, आपका एग्जाम है, यहाँ पे माइंड गेम काम करता है। हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चा मेहनत करता है, लेकिन बिना स्ट्रेटेजी के किताब खोल के बेरेक्ट खोल के पढ़े जा रहा है। यहाँ पर आपको मैट्रिक या इंटर का एग्जाम नहीं देना है सर, यहाँ आप सिविल जज बनिएगा या फिर अभियोजन पदाधिकारी बनेगा, गेस्टेड ऑफिसर बनिएगा, है ना। तो उसके लिए आपके पास एक स्ट्रेटेजी और प्रॉपर मेंटरशिप रहनी ही चाहिए। देन आफ्टर अगर बात करें स्ट्रेटेजिक फोकस, किन किन बातों पे आप रखिए, तो देखिए हाईली यार्ड जितने भी आपके, मैंने 10 एरियाज को यहाँ पर कवर कर रखा है, ठीक है ना। उन 10 एरियाज जो है आपके पूरे काम आने वाले हैं। इसमें स्ट्रेटेजिक कोर है आपका, 10 टॉपिक से आपका स्ट्रेटेजिक प्रोटोकॉल को लेकर चलिए सिस्टमेटिक तरीके। सिस्टमेटिक क्या है, जो मैंने आपको बताया कि बार बार नॉक कीजिए उस एरिया को, उस एरिया को जितना बार आप नॉक कीजिएगा, चीज़ें आपके सामने बहुत शानदार तरीके से आएंगी। मैंने पूरा एरिया आपको बता दिया। उसके बाद देखिए, ये तो पूरा मैंने कोर एरिया बताया, यह सारे, ये पूरा एरिया इधर और ये पूरा एरिया इधर, समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी को नॉक कीजिए। दूसरी बात, आपके एमसीक्यू सेशन ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिए हैं इसके लिए। अभी जो आपका एमसीक्यू सेशन तैयार कर रहा हूँ मैं, जनरल साइंस का अभी तक मैंने आपका एक भी सेशन नहीं लिया है, तो वह एक बच गया। इंडियन ज्योग्राफी ले लिया है, ठीक है। उसके बाद जो आपका इंडियन हिस्ट्री है वो ले लिया। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना, इंडियन हिस्ट्री आएगा। ज्योग्राफी भी वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आएगा, इंडियन ज्योग्राफी आएगा। इंडियन ज्योग्राफी का मैंने 3 सेशन आपका ले लिया है। वहाँ जाके देखिए नेशनल पार्क वगैरह सारी चीज़ें हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस जो फेमस प्लेस है, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप जाके एक बार अटेंड तो कीजिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको रिकॉल होने वाली। मुझे पता है आपने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रखा है, सिर्फ थोड़ा सा आपको गार्निश करना है ना। तो वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। और अभी जो आपका तैयार हो रहा है, आज रात में मैं तैयार कर दूंगा आपके लिए, पूरा ड्राफ्ट कर दूंगा पीपीटी। और बहुत जल्द हम लोग, जो हमारा जनरल साइंस का एरिया है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों एरिया से आपके जो कोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए साहब, मैं बार बार वही बात करता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, सब कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन जो बचा हुआ है
जिसे हम छाँटेंगे एग्ज़ाम के हिसाब से, उसी में आपको बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है? ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।